हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद एवलिन। आज हम करेंगे क्लास 9 की एनसीईआरटी बीहाइव की द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। ठीक है, इस पोम को करने के पहले आइए हम जानते हैं इस पोम के जो राइटर हैं विलियम बटलर यीट्स, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। और इसके बाद में सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये आयरिश पोएट है। ही वॉज बोर्न इन आयरलैंड, okay, but he moved to London at the age of 2, and during his lifetime, during his young days, he saw a lot of turmoil in the political scenario of Ireland, और he was an activist also। ये बहुत ही patriotic थे, और इन्होंने मॉड गॉन, जो कि इनकी इंस्पिरेशन थी, the love of his life for nearly 3 decades of his life, and she kept on inspiring him. So Maud Gonne was a very important person in his life, an inspirational character, and he was an Irish, and he was born in 1865. He passed away in 1939, and he spent a lot of his time in England, in London, and also in Dublin, okay, and in France. A lot of places in Europe, okay, but England and Ireland are the places where he spent most time of his life. अच्छा, और इस पोम के बारे में, ये जो पोम है, ये द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, ये इन्होंने लिखी थी। एक बार ये लंदन में घूम रहे थे, तो लंदन में घूमते घूमते फ्लीट स्ट्रीट पर थे ये लंदन के, और वहाँ इन्होंने एक शॉप की विंडो से एक फाउंटेन देखा था। उस फाउंटेन के जेट पर एक बॉल रखी हुई थी, और जो उसकी आवाज़ हो रही थी पानी की, उससे उनके मन में एकदम से अपने घर की याद आई, और इनको लेक आइल, एक लेक आइलैंड था इनिसफ्री का, जो कि लॉ फिल्म में था, जहाँ वो आइलैंड में रहते थे, उसके पास में थी ये जगह। तो इनको वो जगह याद आ गई, ओके, and he was filled with nostalgia, and this happened in 1888, and so he wrote the poem in 1888, and it was published by National Observer in 1890. Let us begin with the poem. It is a lyric poem, okay? Lyric poem is something which is a poem which has lyrical, it has rhythm, rhyme and rhythm, okay? So it explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree. Innisfree, I've told you, this place, this Lake Isle of Innisfree, a place where he spent a lot of his time as a boy, and this poem is a lyric, and this poem is divided into 3 stanzas. Okay, 12 lines, 3 stanzas, और 3 stanzas quatrains हैं। Quatrains क्या होता है? A stanza which has 4 lines. This is a quatrain, okay? अब क्या बोलते हैं पोएट पोम में? I will arise and go now. This shows that the sudden surge of emotions, कि देखते हैं और ये कंट्रोल नहीं कर पाते, इनको एकदम मन में आता है कि बस मैं अभी उठकर चला जाऊं। When he knows it's not practically possible, but उनके मन में इतना स्ट्रॉन्ग एक इमोशन आता है, नॉस्टैल्जिया आता है, इनको ऐसा लगता है कि बस मैं अभी चले जाऊं। I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin build there, and I will build a small cabin over there। ठीक है, आप इन्वर्जन को नोट कीजिए। इन्वर्जन है ना, इन्वर्जन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें कि जो वर्ड्स का स्ट्रक्चर है, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उसको चेंज कर दिया जाता है ना। and I'll build there a small cabin, और small cabin जो होगा, एक छोटी कॉटेज बनाऊंगा मैं वहाँ पे। किस चीज़ की बनी होगी, है ना, वो सीमेंट की नहीं बनी होगी, है ना,
वो किसकी बनी होगी? क्ले एंड वॉटल्स मेड. ओके, आई विल मेक अ कैबिन ऑफ क्ले, मिट्टी का, मड का, एंड वॉटल्स. वॉटल्स क्या है? ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंसेस, वॉल्स एट्सेट्रा, है ना. जैसे छोटी लकड़ियाँ होती हैं, है ना, वो शेप करी हुई फैक्ट्री से आई हुई स्ट्रेट स्टिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये वॉटल्स की बात कर रहे हैं ना. जैसे लंबी लंबी लकड़ियाँ हों, टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी हों. तो जो एक कैबिन है ये किस चीज़ का बना होगा? क्ले एंड वॉटल्स मेड. दिस कैबिन विल बी मेड ऑफ क्ले एंड वॉटल्स. 9 bean rows will I have there. 9 bean rows बताते हैं ये कि बहुत बड़ी खेती नहीं करेंगे वहाँ पे, ठीक है. 9 bean rows. This tells us of the limited needs that he will have over there. Okay, he will not need a lot. His needs will be very limited. 9 bean rows will I have there. A hive for the honeybee. और hive for the honeybee ये क्या बताता है? कोएग्जिस्टेंस, है ना. मधुमक्खी का छत्ता भी होगा वहाँ पर. तो दिस शोज कोएग्जिस्टेंस विथ नेचर. एंड वी ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ हनी बीज फॉर द बैलेंस इन द इकोसिस्टम. एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड. बी लाउड ग्लेड. ग्लेड इज एन ओपन अ क्लियरिंग, एन ओपन स्पेस. और अकेले रहूँगा मैं. Okay, so this desire for solitude is very strong here, and he says I live alone over there. Okay, और कैसी जगह है वो? बहुत शांत जगह है. आपको लगेगा अरे ये तो लाउड है. नहीं, बी लाउड से क्या मतलब है? इतनी शांत कि मधुमक्खियों की जो बजिंग है वो भी वहाँ पे तेज़ी से सुनाई देगी. इतनी शांत जगह है. ठीक है, ये होता है हमारा फर्स्ट आंसर. फिगर्स ऑफ स्पीच और स्ट्रक्चर और जो दूसरी चीज़ें हम बाद में देखेंगे, हम सिर्फ टेक्स्ट समझ रहे हैं. ठीक है. एंड आई शैल हैव सम पीस देयर. क्या चाहते हैं अब ये पीस की बात कर रहे हैं कि सबसे पहले कि मेरे को वहाँ पे क्या मिलेगा? शांति मिलेगी. फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो. पीस कैसे मिलेगा वहाँ पे? पीस धीरे धीरे, जैसे बूंदे टपकती हैं, है ना, वैसे पीस मिलेगा. पीस विल कम ड्रॉपिंग स्लो. ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग. ठीक है, मॉर्निंग की वेल, जो मॉर्निंग का कोहरे को बोला है ना, वो क्या है? क्योंकि वो सुबह के सीन को छुपा लेता है ना अपने पीछे, इसलिए उसको वेल बोला गया है. जो सुबह के टाइम ठंडी जगह पे या जब ठंड का मौसम होता है, तो जो फॉगी मॉर्निंग्स होती है ना, इसको इन्होंने यहाँ पे एक मेटाफर की हेल्प से डिस्क्राइब करा है. ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग. तो पीस कहाँ है? वेल्स ऑफ द मॉर्निंग क्या है? सुबह की बात है. और क्रिकेट्स कब गाते हैं? शाम के समय. तो सुबह से शाम तक वहाँ पे शांति ही शांति है, पीस ही पीस है. देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर. तो ये सुबह की बात हो गई, शाम की बात हो गई. मिडनाइट भी कैसा है? चमकीला है. नून कैसा है? नून में भी एक पर्पल ग्लो है. तेज़ तीखी धूप नहीं लगती है, पर्पल ग्लो है नून में. ठीक है, सब कुछ कैसा है? अनअडल्ट्रेटेड है, बिल्कुल प्योर है. एंड और शामें कैसी है? इवनिंग्स शामें कैसी है? फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स. शहर जैसे नहीं कि आप एक चिड़िया देखने के लिए तरस जाएं. लिनेट क्या है? अ स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड विथ अ शॉर्ट बीक. ठीक है, तो लिनेट्स से भरी हुई इतनी चिड़िया होंगी शाम को, इतनी लिनेट्स होंगी वहाँ पर, है ना. तो ये कैसा है? ये डिस्क्रिप्शन है उस जगह का कि वो जगह कैसी होगी. और फिर वापस से ये कहते हैं, है ना, अगेन ही सेज आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे. मैं अभी जाऊँगा. क्यों? क्योंकि दिन रात क्या सुनता हूँ मैं? आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर. जो पानी किनारे के से जो जब पानी थपेड़े देता है किनारों पर, तो कैसी आवाज़ आती है ना, वो दिन रात मेरे कानों में वो आवाज़ गूंजती है. और अभी कहाँ है वो? While I stand on the roadway and this
is in complete contrast with whatever he had said earlier. ये सब क्या है? ये उनकी इमेजिनेशन की बचपन की जगह है, और ये क्या है? दिस इज़ द बिटर रियलिटी. है कहाँ पे वो? आपको बता चुकी हूँ मैं, फ्लीट स्ट्रीट में है इस समय वो. While I stand on the roadway or on the pavements grey. देखिए यहाँ पे क्या कलर्स की बात हुई है. पर्पल ग्लो, ग्लिमर, है ना. और यहाँ कैसा है? ग्रे कलर है, which stands for dullness, mundane. Okay, he talks about the dullness, ugliness, mundane, MUNDANE. मंडेन मतलब बोरिंग, डल, है ना. ये सब बताता है ये रोडवे और ग्रे. आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर. क्यों? लेक पास तो है नहीं, तो जो हियरिंग है ये कहाँ हो रही है? कानों में तो नहीं हो रही है, तो कहाँ हो रही है? हमको क्लियर करते हैं. ये मेरे दिल में है, ये मेरे मन में है ना. आई कैन हियर इट इन माई हार्ट्स डीप कोर. मेरे दिल में मुझको ये आवाज़ सुनाई देती है. अब आइए देखते हैं हम पोम का स्ट्रक्चर. ये तो आपको बता ही दिया है मैंने कि 12 लाइंस की लिरिक है. ये क्वाट्रेन्स हैं क्योंकि ये 4 लाइंस के हैं. ठीक है. अब इनका राइम स्कीम है ABAB. इनिस्फ्री बी, मेड ग्लेड. जैसे मेड ग्लेड है ना, और इनिस्फ्री हनी बी है, फ्री बी. फिर स्लो ग्लो, सिंग्स विंग्स, डे ग्रे, शोर कोर. ठीक है. तो ये इसकी राइम स्कीम है. तो जहाँ भी हम ये फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे ना, उसके अंदर राइमिंग तो आती ही आती है ना. अगर यहाँ पे ये हमको राइम स्कीम मिल जाती है तो फिगर ऑफ स्पीच तो राइमिंग है, और ये क्या है? ये राइम स्कीम है. तो जब राइम स्कीम की बात होगी तो AB, ACB, ABCB जो भी होता है वो बोलते हैं. अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाऊंगी यहाँ पे, कि ये जो बात हुई है कैबिन की, हनी बी की, शहद के लिए हनी बी है, 9 बीन रोज़ है, कैबिन है, ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे? फिज़िकल नीड्स, जो मीगर थोड़ी सी जो फिज़िकल नीड्स है ना, ये इनकी बात हो रही है यहाँ पे, कि कैसे यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंसी है इनिस्फ्री में. सेकंड में यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पीस की बात हो रही है. देखिए पूरा जो स्टैंजा है ये पीस के बारे में है. अब जो थर्ड स्टैंजा है ये किसके बारे में है? इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी, ये इसकी बात हो रही है. ठीक है. यहाँ पर इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी की बात कर रहे हैं ये थर्ड स्टैंजा में, है ना. और एक चीज़ कि क्या इसका थीम क्या है? रिटर्न टू नेचर. 20th सेंचुरी आपको पता है, इट वाज एन एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. यहाँ पे मतलब बहुत टेक्नोलॉजिकल और मैकेनिकल इन्वेंशंस हो रहे थे, बहुत तरक्की थी, साइंस एंड इनोवेशन की बात हो रही थी, और पोइट्स को ऐसा लगता था कि लोग नेचर को बिल्कुल भूल ही जा रहे हैं, है ना. तो ये रिटर्न टू नेचर का कॉल बार बार आता है. अपनी नेचर पोइट्री में लोग लिखते थे, पोइट्स लिखते थे. ठीक है. और सिटी लाइफ को नेचर से, है ना, उसको बार बार कंपैरिजन्स होते थे और बताया जाता था कि किस तरह हम नेचर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो ये तो बात हो गई है पोम के स्ट्रक्चर की, पोएम के कंटेंट की. अब हम एक बार अलग से देखते हैं कि पोम में कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच है. पोम में बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं. सबसे पहले आता है अलिटरेशन. अलिटरेशन जो होता है वो है कॉन्सोनेंट साउंड जो वर्ड्स के शुरुआत में एक लाइन में पास पास सुनाई देता है. जैसे कि ये साउंड है कैबिन एंड क्ले, ये एग्जाम्पल है अलिटरेशन का. ठीक है. और भी हैं हैव, हाइव, हनी बी. ठीक है. फिर है
लेक, लैपिंग, लो, ये अलिटरेशन है. हियर, हार्ट, ये अलिटरेशन है. ठीक है, ये हो गया हमारा अलिटरेशन. आई एम श्योर, आई थिंक हो गया होगा अलिटरेशन सारा. अब है रेपिटेशन. ठीक है, रेपिटेशन में जब वर्ड्स को रिपीट किया गया है फॉर एम्फेसिस. ठीक है, पीस, पीस. आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर इट कम्स ड्रॉपिंग नहीं बोला है, क्या बोला है? फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो. एंड ड्रॉपिंग का साउंड, ड्रॉपिंग को भी रिपीट किया गया है. ड्रॉपिंग फ्रॉम द, कहाँ से पीस टपक रहा है ना. पीस कम्स ड्रॉपिंग, कैसे? फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग. तो ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग को रिपीट किया गया है. ठीक है, ये हो गया है रेपिटेशन. फिर आता है पर्सोनिफिकेशन. ये जो क्रिकेट सिंग है, क्रिकेट चर्प्स नहीं लिखा हुआ है, क्रिकेट सिंग लिखा हुआ है. ये मुझे लगता है ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल हो सकता है. पीस, पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द, हाँ यहाँ पे फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग. ठीक है, वेल क्या होता है, जिसे हम कहते हैं घूंघट, है ना, या एक कवरिंग फॉर द फेस. मॉर्निंग डजंट हैव अ फेस. ठीक है, सो this is a metaphor also and this is a personification also, where morning has been personified, okay, because it has a veil, okay, an action that it covers its face with a veil. And it is also a metaphor. metaphor कैसे है कि ये जो वेल है, ये क्या बोला जाता है? वेल ऑफ द मॉर्निंग एक्चुअली क्या है? ये फॉग है ना, द मॉर्निंग फॉग, है ना, उसको बोला गया है वेल. सो इट इज़ कंपेयर्ड टू अ वेल. द मॉर्निंग फॉग इज कंपेयर्ड टू अ वेल. इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, तो ये मेटाफर हो गया है. तो पर्सोनिफिकेशन मेटाफर हो गया. ओनोमैटोपिया, ओनोमैटोपिया, लैपिंग. दिस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओनोमैटोपिया एज वेल. क्यों है ओनोमैटोपिया? क्योंकि ओनोमैटोपिया साउंड वर्ड्स होता है. एक ऐसा वर्ड जिससे कि आपको साउंड का भी एहसास हो, वो ओनोमैटोपिया होता है. एनाफोरा, एनाफोरा वेयर द बिगिनिंग ऑफ द लाइन्स इज रिपीटेड. आई विल अराइज एंड गो नाउ, आई विल अराइज एंड गो नाउ. आई हियर, ये ओनोमैटोपिया है ना. और इमेजरी कहाँ है? ये देखिए यहाँ पे इमेजरी है. सेकेंड स्टैंजे में तो पूरी इमेजरी है, जहाँ पे एक पिक्चर खींच के आपके सामने रख दी हुई है इस जगह की. तो ये हो गया है हमारा, ये हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच हो गए हैं, ये हमारा पोम का एक्सप्लेनेशन हो गया है. आई होप ये आपको काम आया होगा और इन्फॉर्मेशन जो है वो सूटेबल रही होगी आपके लिए. एंड इफ देयर इज़ एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.